डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट किया था, यूनिट 5 का वेयर हाउसिंग, जिसमें हमने वेयर हाउसिंग की मीनिंग पढ़ी थी, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत क्यों होती है वो पढ़ा था, वेयर हाउसेज के टाइप्स पढ़े थे और आइडियल वेयर हाउसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अब हम लेक्चर नंबर 37 को पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्या आएगा, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेज के कार्य। तो वेयर हाउसेज के स्टोरेज के अलावा भी नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो जो सबसे अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, जब तक वो गुड्स है नेक्स्ट चैनल को सेल नहीं हो रही, वेयर हाउसेज में उन गुड्स को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। ये नहीं है कि गुड्स तो स्टोरेज हो रही हैं लेकिन वो बारिश से ख़राब हो गई, धूप की वजह से उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, या फिर वो है स्पॉइल हो गई। वेयर हाउस का फंक्शन क्या होता है कि गुड्स जो स्टोरेज रहें वो गुड कंडीशन में रहें, प्रोटेक्शन हो, उनको मॉइस्चर से भी प्रोटेक्शन हो, डस्ट से भी प्रोटेक्शन हो, विंड से भी प्रोटेक्शन हो, हीट से भी प्रोटेक्शन हो। नेक्स्ट वेयर हाउसिंग का क्या फंक्शन है, रिस्क बियरिंग। वेयर हाउसेज टेक ओवर द रिस्क इंसिडेंटल टू स्टोरेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स एक बार है वेयर हाउस कीपर को स्टोरेज के लिए दे दी जाती है तो अब वो उसकी क्या होती है, रिस्क होती है। वेयर हाउस कीपर है वो पासेस देता है कि हाँ भाई ये गुड्स मेरे पास स्टोर हैं, तो अगर वो लॉस हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो वो जो पैसा है, वो जो रिस्क है वो बियर की जाती है वेयर हाउस कीपर के द्वारा। तो वो बाउंड होता है कि गुड्स को अच्छी कंडीशन में लौटाए। जैसे कि जर्नल वेयर हाउस है, अपने अपने गुड्स को है, अपने फ्रूट्स को है, वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया था, लेकिन वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अच्छे ढंग से नहीं थी और आपके वो जो फ्रूट्स थे वो ख़राब हो गए, तो वेयर हाउसेज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वेयर हाउस कीपर रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो आपको क्षतिपूर्ति यानी कि हर्जाना दे। तो आपने अपने गुड्स को वेयर हाउस में रख दिया, तो अब आपने जो अपनी रिस्क है वो रिस्क को वेयर हाउस ओनर को बियर कर दिया। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंसिंग। कई बार है वेयर हाउस किस काम में आता है, फाइनेंस करने के काम में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एज ए मैन्युफैक्चरर हो, आपको पैसे की ज़रूरत है लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप अपने गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करा सकते हो। वो आपको एक वेयर हाउस कीपर वारंट इशू करता है और उस वारंट्स में उस जो आपने गुड्स वहाँ डिपॉजिट की हुई है उनकी वैल्यू लिखी होती है, आप उसको दिखाकर है आपको लोन मिल जाता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग लोन मिल जाता है। और आप वेयर हाउस वारंट है वो उस पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन या बैंक को सबमिट करा देते हो जो कि आपको लोन दे रहा है। तो जब तक आपका लोन पे नहीं होता है वो उसका ओनर बना रहता है। तो आपको वेयर हाउस में अपने गुड्स जो स्टोरेज थी उसके बेस पर आपको फाइनेंसिंग भी हो जाती है। तो व्हेन गुड्स आर डिपॉजिटेड इन एनी वेयर हाउस द डिपॉजिटर्स गेट्स ए रिसिप्ट विच एक्ट्स एज ए प्रूफ अबाउट द डिपॉजिट ऑफ गुड्स। तो वेयर हाउस हैं वो क्या इशू करते हैं, एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं इन द फेवर ऑफ द ओनर्स ऑफ द गुड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस कीपर्स वारंट बोलते हैं। ये वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है और आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, इंडोर्समेंट और डिलीवरी के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जब तक जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस कीपर की कस्टडी में होती हैं, बिजनेसमैन है वो बैंक से या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उस वारंट को कीप कर कर उनको देकर उनसे एज ए सिक्योरिटी उनसे लोन इशू करवा सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग। सर्टेन कमोडिटीज़ आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। तो उनकी क्या ज़रूरत होती है, प्रोसेसिंग। कई कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं कि जैसी बनती हैं एज इट इज़ उनका कंजम्पशन नहीं होता, उनको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ किया जाता है, वेयर हाउस में। जैसे पैडी इज पॉलिश, जो चावल आते हैं वो एज इट इज़ यूज़ नहीं होते हैं, उनको है फॉर एग्जांपल उनके धान होती है, छिलके उतारे जाते हैं। फ्रूट्स अगर आपने देखा होगा फ्रूट्स की पॉलिशिंग की जाती है। लकड़ियां हैं, लकड़ियों को है अच्छे ढंग से उनको सीजन किया जाता है, फ्रूट्स को रिपन किया जाता है। तो ये सारी के सारे जो काम है ये काम कहाँ किए जाते हैं, वेयर हाउसेज में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग। वेयर हाउस में हम गुड्स की ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उनको हम एक पैकेट में स्टोर करेंगे, उनकी रेट ज़्यादा होगी। जिस एप्पल में थोड़े बहुत दाग लगे होंगे उनको हम दूसरे बॉक्स में करेंगे, उनकी रेट थोड़ी क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से ग्रेडिंग करने के काम भी वेयर हाउस का यूज़ किया जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वेयर हाउस है वो आपको ग्रेडिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। इट आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ गुड्स
फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द हैंडलिंग एंड सेल्स। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। कई केसेस में जो वेयर हाउस है वो ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट भी प्रोवाइड कराता है, अरेंजमेंट भी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि रिटेलर है, रिटेलर के पास है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो होलसेलर है वो अपने वेयर हाउस से सामान उसके रिटेल आउटलेट पर पहुंचाता भी है। तो किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये जो वेयर हाउस के क्या हो जाते हैं फंक्शंस हो जाते हैं। कौन कौन से मेन फंक्शंस हुए, स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, रिस्क बियरिंग, फाइनेंसिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका एडवांटेजेज ऑफ वेयर हाउसिंग। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है वेयर हाउसिंग की, गुड्स को हम प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज क्या है, गुड्स का मार्केट में फ्लो है वो रेगुलर रहता है। थर्ड एडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, वेयर हाउस हैं वो कन्वीनियंटली लोकेशन होते हैं, तो हमें गुड्स को लेने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है, आप अपने नियरेस्ट लोकेशन से उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है, ईजिली हैंडलिंग, गुड्स को हम वेयर हाउस में अच्छे ढंग से स्टोर कर रख सकते हैं, ईजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़फुल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, जो जर्नल वेयर हाउसेज होते हैं वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, वो उनमें अपने गुड्स को स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, अगर वेयर हाउसेज होंगे तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होता है, गार्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमको लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है, एक है वेयर हाउस कीपर भी होगा। तो ये सारे के सारे जितने ज़्यादा वेयर हाउसेज होंगे तो उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट सेल्स ऑफ गुड्स, वेयर हाउस में कई बार हम गुड्स को स्टोर कर रखते हैं तो कस्टमर वहाँ आकर उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, तो वेयर हाउस से है हम गुड्स को दिखाकर है गुड्स का जो सेल्स है वो भी फैसिलिटेट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस आपको बताया ही कि जो वेयर हाउस कीपर वारंट है उसको आप बैंक में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दिखाकर आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ लॉस, आपके पास है अगर गुड्स रहेंगी तो वो चोरी हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, तो वेयर हाउस में स्टोरेज रहेंगी तो जो लॉसेज होने के रिस्क हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, पैकेजिंग। कंपनी है कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देती, आप मार्केट में जाते हो तो आपको खाली टॉफ़ी नहीं मिलती, वो टॉफ़ी एक रैपर में मिलती है। आप मार्केट में प्रोटीन पाउडर लेने गए तो आपको डायरेक्ट प्रोटीन पाउडर नहीं मिलेगा, वो एक टिन के कंटेनर में मिलता है। तो पैकेजिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी है प्रोडक्ट के लिए कंटेनर और रैपर को डिज़ाइन और प्रोड्यूस करती है। तो जो पैकेजिंग है उससे प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि हम उसका सिक्योर यूजेज कर सकते हैं, उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो पैकेजिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्ट की सेल्स में, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी है कि जो प्रोडक्ट जितने अच्छे ढंग से पैकेज्ड होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू यूज़ पैकेजिंग है वो सेल्स को बेटर करती है। तो फ्लिप काउटलर ने क्या डेफिनेशन दी है, पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होती है पैकिंग के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबलिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पैकेजिंग, पैकेजिंग इज इक्वल टू पैकिंग प्लस लेबलिंग। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के बेस पर, सप्लाई चेन के बेस पर पैकेजिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये वो पैकेजिंग होती है जो कि प्रोडक्ट की एक सिंगल रिटेल यूनिट को होल्ड करती है। जैसे कि आपने 2.25 लीटर की कोको कोला की बोतल परचेज़ की तो वो जो पैकिंग है वो कौन सी होगी, प्राइमरी पैकेजिंग होगी। आपने 100 ग्राम कोलगेट टूथपेस्ट लिया तो वो जो पैकेजिंग होगी कौन सी पैकेजिंग होगी, प्राइमरी पैकेजिंग होती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग पर सबसे ज़्यादा प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि लेबलिंग होती है, क्योंकि ये पैकेजिंग जब तक कस्टमर के पास रहती है जब तक वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है। सेकंड क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग। इसको हम बेसिकली होलसेल पैकेजिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये एक सिंगल होलसेल यूनिट है प्रोडक्ट की, उसको होल्ड कर रखती है। जैसे कि रिटेलर है वो गया होलसेलर के पास कोको कोला की बोतल्स लेने के लिए, तो 12 बोतल से एक वैक्यूम इरोपोरेटेड पैकिंग के अंदर आप उसको मिल रही हैं तो वो कौन सी होगी, सेकेंडरी पैकेजिंग। रूह अफ़ज़ा की बोतल हैं 12 बोतल से एक बॉक्स में आ रही हैं तो वो कौन सी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग होती है। उन पर इतनी ज़्यादा प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और थर्ड क्या है,
टर्शरी पैकेजिंग जिसको हम ट्रांजिट पैकेजिंग भी बोलते हैं, शिपिंग पैकेजिंग भी बोलती है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर्स के पास आती हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर है, उससे होलसेलर ने प्रोडक्ट परचेज किए, तो अब थोड़ा कि वो 10-12 यूनिट ही परचेज करेगा, नंबर ऑफ़ यूनिट्स परचेज करते हैं। तो जो बड़े बड़े कोरोगेटेड बॉक्सेस में, पैकेट में, पैलेट्स में रखे होते हैं, वुडन प्लेटफॉर्म होता है जिसमें नीचे की तरफ, तो उसे हम कौन सी पैकेजिंग बोलते हैं? टर्शरी पैकेजिंग बोलते हैं। तो जैसे कि ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन पाउडर का 200 ग्राम का एक डिब्बा है, तो टिन कंटेनर है जिसमें 200 ग्राम्स प्रोटीन पाउडर है, ये तो कौन सी पैकेजिंग होगी? प्राइमरी पैकेजिंग। ऐसे 12 कंटेनर्स एक बॉक्स में रखे हुए हैं, वो कौन सी पैकेजिंग हो जाएगी? सेकेंडरी पैकेजिंग। और ऐसे नंबर ऑफ़ बॉक्स हैं एक बड़े बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, तो वो कौन सी पैकेजिंग हो जाएगी? टर्शरी पैकेजिंग या ट्रांजिट पैकेजिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? वेयर हाउसिंग में पैकेजिंग का क्या रोल है? तो इफ़िशिएंट पैकेजिंग मेथड्स इन ए वेयर हाउस। अब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं एज ए कंज्यूमर या एज ए बिज़नेस, तो वो हमें सारे के सारे प्रोडक्ट हैं वो पैकेज्ड मिलते हैं। द पैकेजिंग वाज इनिशियली इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द आइटम। तो जो पैकेजिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीज़न था वो क्या था उसका? कि जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, आइटम हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सके और जिससे कि वो अच्छे ढंग से हैंडल किए जाए। तो इट इज़ बीइंग हैंडल्ड इन द वेयर हाउस और व्हेन द आइटम इज़ बीइंग शिप। तो फर्स्ट क्या आ जाता है? पैकेजिंग एंड पैलेट्स। तो ज़्यादातर जो वेयर हाउसेज में गुड्स हैं वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहती, वो बड़े बड़े बॉक्सेस में जिसमें नीचे की तरफ वुडन का प्लेटफॉर्म होता है उसमें रखी रहती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलेट्स बोलते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप एक बॉक्स में नंबर ऑफ़ यूनिट्स रखोगे तो अब वो जो यूनिट्स हैं वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहेंगी, तो कम जगह में आपकी ज़्यादा यूनिट्स को क्या कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं। एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, दूसरे बॉक्स के ऊपर तीसरा बॉक्स है, ऐसे कर कर हम कम जगह में ज़्यादा पैलेट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। और उनको जब हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो क्योंकि पैलेट्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, तो लाइट वेट होते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट करना भी क्या होता है? ईजी होता है। तो टू मैक्सिमाइज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए वेयर हाउस, द कंपनी शुड डेवलप देयर पैकेजिंग सो दैट द आइटम कैन बी स्टोर्ड ईजिली ऑन पैलेट्स। तो अगर कंपनी ऐसी पैकेजिंग बनाएगी तो वो ईजिली क्या हो जाते हैं? सेफली और एफिशिएंटली पैलेट्स में स्टोर हो जाएंगे। तो जो मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? पैकेजिंग एंड मिनिमाइजिंग डैमेज। पैकेजिंग है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वेयर हाउस में, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं तो गिर भी सकता है। तो अगर पैकेजिंग एफिशिएंट नहीं होगी तो ब्रेकेज हो सकती है, डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर पैकेजिंग प्रॉपर होगी तो ब्रेकेज या डैमेज कम से कम होगी और उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो वेयर हाउसिंग में पैकेजिंग का और एफिशिएंट रोल क्या होता है कि पैकेजिंग इस हिसाब से हो कि वेयर हाउस में अगर चीज़ें गिर जाती हैं तो जो डैमेज है वो मिनिमम हो। क्योंकि पैकेजिंग है, कई बार है क्या है कि एक गुड्स है वो पैकेट दूसरे गुड्स पे गिर सकता है, आपका टेम्परेचर की वजह से प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, वाटर की वजह से ख़राब हो सकता है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सर्किट होते हैं, तो पैकेजिंग वाटर प्रूफ होनी चाहिए कि अंदर जो प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्रोडक्ट है, उसमें कोई भी डैमेज नहीं हो। कई बार फोर्कलिफ्ट से हैं मटेरियल गिर सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट से गिर सकते हैं, तो ब्रोक पैलेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर गिर सकती है, तो उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो पैकेजिंग इस हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? पैकेजिंग टाइप्स। फिनिश गुड्स की पैकेजिंग के नंबर ऑफ़ टाइप्स अवेलेबल होते हैं। एक तो इंटरनल पैकेजिंग जो कि एंड कंज्यूमर देखता है, और एक एक्सटर्नल पैकेजिंग जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए काम में आती है। तो इंटरनल पैकेजिंग है वो इस हिसाब से होनी चाहिए कि कस्टमर को अपील करे, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन जो एक्सटर्नल पैकेजिंग है उस पर ज़्यादा लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल पैकेजिंग सफिशेंट इतनी हो कि वो गुड्स को है इंटरनल पैकेज को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। और नेक्स्ट पैकेजिंग का वेयर हाउसिंग में क्या रोल होगा?
पैकेजिंग एफिशिएंट होनी चाहिए। तो जो लॉजिस्टिक मैनेजर है उसका मेन कंसर्न क्या होता है, स्पेस एंड वेट। तो आप इस हिसाब से पैकेजिंग बनाओ जो ज़्यादा स्पेस ना लें लेकिन वो गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट हो। तो इसके साथ साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है वो मटेरियल भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़्यादातर जो लाइट वेट मटेरियल हैं जैसे पेपर बोर्ड है, एलुमिनियम है, प्लास्टिक है, ये पैकेजिंग मटेरियल में काम में लिए जाते हैं क्योंकि जो पेपर बोर्ड और प्लास्टिक है वो लाइट वेट होते हैं और ये फिनिश आइटम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये पेपर हैं वो रिसाइकल होते हैं, कार्डबोर्ड रिसाइकल्स होते हैं और कई जो प्लास्टिक हैं वो भी रिसाइकल होते हैं, जिससे कि हम जो, क्योंकि पैकेजिंग जब तक काम आ रही है, जब तक वो प्रोडक्ट उसके बाद हम उस पैकेजिंग को फेंक देते हैं तो वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, तो वो उस वेस्टेज को हम रिसाइकल कर सकते हैं। एलुमिनियम कंटेनर्स भी यूज़ होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, कई जगह पर आपकी टेट्रा पैकेजिंग भी यूज होती है। एलुमिनियम कंटेनर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट होते हैं और रिसाइकेबल होते हैं। कोरोगेटेड कार्डबोर्ड भी यूज किए जाते हैं जो एक्सटीरियर पैकेजिंग के लिए, शिपिंग पैकेजिंग के लिए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, लाइट वेट होते हैं और ये रिसाइकेबल होते हैं और इन पर हम इंफॉर्मेशन को भी प्रिंट कर सकते हैं, RFID टैग्स भी लगा सकते हैं। तो जो एक्सटर्नल पैकेजिंग है या टर्शरी पैकेजिंग है उसके लिए कोरोगेटेड कार्डबोर्ड्स को यूज किया जाता है। तो जो कोरोगेटेड कार्डबोर्ड कंटेनर होते हैं उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, पेपर, ग्लू, स्ट्रेच ग्लू, इन सब से मिलकर बनते हैं और इनका तकरीबन 80% पार्ट है वो रिसाइकल हो जाता है। तो हम उन पैकेजिंग की वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती है। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था वेयर हाउसिंग एंड पैकेजिंग, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ लेक्चर नंबर 37 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।